लेकिन इसका असर राजनीतिक रूप से कैसे होगा? रेल बजट में हमने प्रतिक्रिया देखी, संसद भी कहीं ना कहीं नाराज दिखाई दी। उनके चेहरे पर कई ऐसे सांसद थे, कई ऐसे राजनीतिक पार्टियों के नेता थे जिनके चेहरे पर मायूसी संसद में साफ दिखाई दे रही थी। यहां तक कि सरकार में शामिल लोग भी कहीं ना कहीं चेहरे पर निराशा लिए बैठे थे। क्या यह बजट सख्त है? और अगर वाकई सख्त है तो सरकार की मजबूरी क्या? यह सरकार को झेलना पड़ सकता है सहयोगी दलों की प्रतिक्रिया के बाद। लेकिन अगर इस टैक्स को संपूर्ण रूप से देखा जाए, अगर ये टैक्स में जो भी बारीकियां हैं, क्या सरकार ने आम आदमी की कमर तोड़ने की कोशिश नहीं की है? दीपू राय इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपू, इस बजट को कैसे देखा जाए? हाँ बिल्कुल, जिस तरह से उम्मीद जताई जा रही थी कि वित्त मंत्री जो है वो 3 लाख की जो डीटीसी का इम्प्लीमेंटेशन है, जो रिकमेंडेशन है, उसको नहीं मानेंगे और केवल 20,000 करेंगे, जैसा हम बजट से पहले बता रहे थे। ठीक वही किया उन्होंने, क्योंकि उन पर दबाव दिखा। बीच में बजट के भाषण में उन्होंने कहा कि ये खर्चे हमारे घाटा इतना बढ़ गया है क्योंकि सब्सिडी की वजह से और बाकी कई ऐसी वजह हैं, महंगे लोन और बाकी चीज़ों से, क्योंकि इंडस्ट्रियल ग्रोथ की रफ्तार घटी है। और जाहिर सी बात है कि वो आम आदमी को केवल 20,000 तक का टैक्स छूट दे पाए हैं मिनिमम टैक्स लिमिट में। इसके अलावा कई ऐसी चीज़ें, सोया प्रोडक्ट से लेकर एलसीडी, एलईडी, गुटखा, तंबाकू, सिगरेट, सोना, प्लेटिनम, माचिस, नमक तो थोड़ा सस्ता हो रहा है, आयातित सोना महंगा होगा, विदेशी साइकिलें महंगी होंगी, बड़ी गाड़ियां महंगी होंगी। लेकिन मेजर चीज़ सबसे कि जो टैक्स बेनिफिट की बात कही जा रही थी कि इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड की जो लिमिट है 20,000 को, उसको बढ़ाया नहीं गया है। अगर उस अभी चूंकि फाइनेंशियल बिल की कॉपी आनी है जिसके में सारे फाइन प्रिंट दिए रहेंगे, उसके बाद ये तय होगा क्या सरकार ने एक्साइज ड्यूटी सभी चीज़ों पर 2% बढ़ा दी है, क्योंकि एक्साइज ड्यूटी अभी 10% है और वो बार बार बोल रहे थे कि 2% इसमें इजाफा हो सकता है। तो ऐसा अगर संभव हुआ तो हो सकता है कि जितनी भी वस्तुएं हैं सब पर 2% एक्साइज ड्यूटी देनी पड़ जाए। लेकिन अभी जिस तरह से उन्होंने हाउसिंग के लिए 1 साल की रियायत बढ़ा दी है, घर जो लोग 15 लाख के लेंगे उनको जो है 1% का ब्याज मिलेगा, वो एक राहत की बात है। उन्होंने स्टॉक मार्केट की ओर ओरिएंट किया है पब्लिक को और कहा है कि अगर आप 10 लाख से नीचे इनकम है सालाना आपकी, तो आप जो है स्टॉक मार्केट में पैसा लगाइए और 50,000 रुपए तक की टैक्स छूट पाइए। एक स्पेकुलेशन की ओर डाल दिया है जो है फाइनेंस मिनिस्टर ने, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग डाइवर्ट हो अब एक स्पेकुलेटिव मार्केट की ओर, क्योंकि इक्विटी मार्केट उनको कमजोर लग रहा है। बिल्कुल, और जो उम्मीद आम आदमी को थी, कम से कम आम आदमी की उम्मीदों पर खरी नहीं है सरकार, आम आदमी की उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पाए हैं वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी। लेकिन सरकार का ये कैसा बजट, सरकार की ये कैसी योजना है? हमारे साथ मुनीर आलम साहब बने हुए हैं। मुनीर साहब, कैसा बजट? देखिए, आपने पहले ही कह दिया और मैं तो अब ये बताऊं कि मैं बजट नहीं सुन रहा था, बल्कि मैं पार्लियामेंट में जो लोग बैठे हुए थे और ख़ास करके जो पोजीशन के लोग थे, मिसाल के तौर पे मैं प्राइम मिनिस्टर की शक्ल देख रहा था, मैं कांग्रेस प्रेसिडेंट की शक्ल देख रहा था और मैं ये देख रहा था कि कम से कम इन लोगों की शक्ल पर भी कोई बहुत ज़्यादा कोई एक्साइटमेंट, कोई बहुत खुशी, कहीं कोई चीज़ दिख नहीं रही थी। हमारे जो टैक्स एक्सपर्ट हैं उन्होंने जो बात बताई, मैं बिल्कुल उनसे एग्री करता हूँ। इसके अंदर कोई ऐसी कोई चीज़ नहीं है। कैपिटल मार्केट की जो बात की, पहली बात तो यह है कि कैपिटल मार्केट पार्टिसिपेशन कितने लोगों का है और कितने लोग, और जो कैपिटल मार्केट की जो हालत है, जो वॉलेटिलिटी है, वो अपनी जगह सामने है। तो इसलिए मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि इस बजट के बारे में क्या कहा जाए, सिवाय इसके कि अभी तो कुछ मायूसी सी दिख रही है। जी उपाध्याय साहब, महंगाई बढ़ेगी? हाँ, जिस तरह से इन्होंने इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ाए हैं तो उसकी मार तो आम आदमी पे ही पड़ती है। सारे अगर हम टैक्स स्ट्रक्चर को देखें तो डायरेक्ट टैक्स में एक्चुअली कमी हुई है और जैसे इन्फ्लेशन जैसी चीज़ों को बार काउंट करो तो ये कमी बहुत बड़ी है। और दूसरी तरफ तो उन्होंने सर्विस टैक्स बढ़ाया है और बाकी इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ाए हैं, उसी से ज़्यादा पैसा निकालने की कोशिश की है, तो उसकी मार तो डेफिनेटली महंगाई पर आएगी ही। जी बिल्कुल, लेकिन बाजार निराश है, बाजार कहीं ना कहीं रोता हुआ दिखाई दे रहा है। यही कारण है कि हम सीधे चलेंगे उद्योग जगत से जुड़े लोगों से प्रतिक्रिया लेने के लिए। नवीन रहेजा, चेयरमैन रहेजा ग्रुप, इस वक्त एसोचैम से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी नवीन जी, क्या मानते हैं आप इस बजट को लेकर? कोई कुछ खास ऐसा दिखाई नहीं देता जी जिससे कोई इकोनॉमी को कोई फिलिप मिलता हो या इकोनॉमी में कोई कैटलिस्टिक इफेक्ट आता हो। ऑलरेडी स्लगिश चल रहा था इकोनॉमी, एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा थी, लेकिन कोई खास इसमें बजट से कोई चेंज दिखाई नहीं दे रहा है। और हम अपने सेक्टर की बात करें तो हम तो बिल्कुल टू लिटल बहुत कम दिया है और बहुत सिलेक्टिव सेगमेंट के लिए दिया है। जो जिस हालत में रियल एस्टेट सेक्टर चल रहा है, जिसमें ऑलरेडी ओवर डेट बर्डन है लोगों के ऊपर, इंटरेस्ट जो है इतना, कॉस्ट जो है मार
दे रहा है रियल एस्टेट सेक्टर को, लोगों के पास लिक्विडिटी नहीं है, कैश नहीं है, प्रोजेक्ट डिले हो रहे हैं, उस सब के अंदर मेरे ख्याल से ऐसा एक भी स्टेप नहीं लिया गया जिससे उसको थोड़ा सा हैंड होल्डिंग होता और जो डेवलपर्स हैं उनको थोड़ा सा कॉस्ट ऑफ मनी कम करके उनको कोई सपोर्ट होता या उनको कोई टैक्स एडवांटेज आता छोटी हाउसिंग क्रिएट करने के लिए। ये सब कुछ नहीं हो पाया, ऐसा कुछ नहीं हो पाया। उद्योग जगत को जो उम्मीद बजट से थी उन उम्मीदों पर खरा उतर नहीं पाया है ये बजट। नीलांचल जी हमारे साथ बने हुए हैं। बजट घाटा कम करने की कोशिश सरकार के द्वारा, सरकार ऐसा मानती थी कि राजकोषीय घाटा कम हो, लेकिन इस बजट में